जो मोदी को जेल पहुंचाना चाहता था, जिसने मोदी पर दंगे करवाने के आरोप लगाए। गुजरात पुलिस के सम्मानित अधिकारी को उम्र कैद की सजा। नाम संजीव भट्ट। पूर्व आईपीएस अधिकारी उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने दावा किया था कि गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 की शाम मुख्यमंत्री के आवास पर हुई एक सुरक्षा बैठक में वो मौजूद थे, जिसमें मोदी ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों से कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, आईआईटी मुंबई के छात्र संजीव भट्ट ने साल 1988 में गुजरात कैडर से आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस के जरिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की, लेकिन उन्हें साल 2011 में बिना इजाजत नौकरी से गैर हाजिर रहने और सरकारी गाड़ी के कथित दुरुपयोग के मामले में नौकरी से सस्पेंड किया गया और फिर 2015 में उन्हें पुलिस की नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया, जिसके जवाब में 19 अगस्त 2015 को संजीव भट्ट ने एक ट्वीट में कहा कि आखिरकार मुझे 27 साल आईपीएस की सर्विस के बाद नौकरी से हटा दिया गया। मैं फिर नौकरी के लिए तैयार हूं, क्या कोई लेने वाला है? फिलहाल संजीव भट्ट को जिस मामले में उम्र कैद की सजा हुई है वो 1990 का मामला है, जब संजीव भट्ट जामनगर में एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थे। गौरतलब है कि 1990 का ये वही वक्त था जब बिहार में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा को रोका गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके तुरंत बाद भारत बंद का आह्वान किया गया और भारत के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे। इसी सिलसिले में प्रभुदास माधवजी वैश्नानी सहित 133 लोगों को टाडा कानून के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद में इस मामले में ही बरी कर दिया गया। लेकिन कस्टडी में प्रभुदास माधवजी वैश्नानी की पुलिस द्वारा टॉर्चर में मौत हो गई और इसका इल्जाम संजीव भट्ट पर आया। करीब 30 साल लंबे चले इस केस में जामनगर की निचली अदालत ने 7 में से 2 लोगों को, जिसमें पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट शामिल हैं, उम्र कैद की सजा सुनाई है। आईपीएस संजीव भट्ट को हमेशा से ही मोदी का दुर्विरोधी माना जाता रहा है। जिस अफसर ने मोदी जी या अमित शाह या कोई जो पॉलिटिकल बॉस है उसके सामने आवाज़ उठाई तो उसमें या तो उसको तबादला किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है या तो जेल में बंद किया जाता है। सरकारी वकील आने वाले वक्त में ऊपरी अदालत का रुख करेंगे ताकि बचे हुए 5 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा मिल सके। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते। फिर बाद में हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। मैं मेरा नाम हमेशा पूरा लेती हूँ, श्वेता संजीव भट्ट, और ये नाम मैं बड़े गर्व के साथ लेती हूँ। संजीव भट्ट, जिसे यूजुअली लोग संजीव सर कहते हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। 35 साल जीवन के बहुत अहम साल होते हैं और लगता है कि जब मैं अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, सच्ची तरह, ऑनेस्टली, तो इसमें कौन सी तकलीफ हो सकती है।
मगर वो जो क्वालिफिकेशंस पहले गिने जाते थे वो शायद आजकल क्वालिफिकेशंस नहीं गिने जा रहे हैं। वो भी झूठ बोल सकते थे मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफी अफसरों ने किया था, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, संजीव जेल में ना होते, हम सब इस तरह मिलते नहीं और शायद खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। मगर उनको ये बात मंजूर तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। एक लड़का जो आईआईटी टॉपर होता है, यूपीएससी में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज़्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ सरकार की सामने आवाज़ उठाने की वजह से कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे एक गलत केस में, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते फिर बाद में। आज हम लोग कितने सब केसेस में घिरे हुए हैं। एक केस 35 साल पुराना केस है, जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया। मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। मगर फिर भी गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये लंबी लड़ाई है, टफ लड़ाई है। हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, मैं कई जगह जाती हूँ, कई लोगों से बातें करती हूँ, मगर उसके बाद क्या, वो सवाल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बात को कैसे ले जाना है, ये गवर्नमेंट को कैसे शर्मिंदा करना है कि ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए कल को। ये जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है। जुडिशियरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। पिछले 5 साल से हमें बेल नहीं मिल रही है। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोडनानी जैसी उनको जेल से रिहा करवाया। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है? इससे इतना क्यों डरती है ये सरकार कि ये बाहर आएगा तो क्या कर देगा, सच बोलेगा? सच्चाई से डरती है ये सरकार। मैं आज तक अकेली ऑलमोस्ट लड़ रही हूं। काफी थोड़े टाइम से आप सबका साथ मिल रहा है मुझे। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब मेरे साथ मेरी ताकत बन के मेरी ये लड़ाई में मदद करें। थैंक यू।